हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का एक बारी आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? तो वैद्युत रसायन। क्लियर? और ध्यान रखना कि इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके। और ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर में इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके उन सभी लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। फिलहाल आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। ठीक है ना प्यारे बच्चों, जो भी फैराडे ने हमें विद्युत अपघटन संबंधी नियम दिए हैं उन नियमों को आज हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक। और आप लोगों को पता है कि इस नियम से थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो हम आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करना सिखाएंगे, कैसे इनके न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं और ध्यान से देखना है कि कैसे क्या कहानी होने वाली है। ठीक है ना। चलिए, एक चीज़ हम आप लोगों को और बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक। और जो भी आपकी समस्याएं होती हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा। ठीक है ना। चलिए वैसे शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद करे हुए। जरा ध्यान से देख लीजिए, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को लिख रखा है ताकि हमारा और आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक। चलो शुरू करते हैं और जरा ध्यान से पढ़ना। कह रहा फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। ठीक। तो ध्यान रखना, जो फैराडे थे उनका पूरा नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे माइकल फैराडे। ठीक है ना। क्या बोलेंगे? माइकल फैराडे। तो कह रहा माइकल फैराडे ने सन 1834 ईस्वी में वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा, ध्यान समझना, क्या कह रहा है कि वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की मात्रा, समझ रहे हो ना, तथा इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा के बीच एक मात्रात्मक, यानी कैसा, उनकी कितनी कितनी वैल्यू है ना, उनको मात्रात्मक संबंध प्रस्तुत किया, जिसके 2 नियम प्रतिपादित किए। ठीक है ना। यानी फैराडे ने, ठीक है ना, किसके किसके बीच में? तो कह रहा वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा और इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा के बीच में इन्होंने 2 नियम प्रतिपादित किए। ठीक। अभी आगे हम लोग उनको भी पढ़ेंगे, पहले ये कहानी समझते हैं जरा ध्यान से। आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि आपको यहाँ पर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रोड दिखाई दे रही होंगी। इस वाली छड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड। और एक छड़ आपको इधर पे दिखाई दे रही होगी, ये वाली जो छड़ है ये क्या कहलाती है? कैथोड। इन्हीं दोनों को ही क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है NaCl विलयन, ये NaCl विलयन जो है यही आपका क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका वैद्युत अपघट्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैद्युत अपघट्य हो जाएगा। ठीक। अब इसी वैद्युत अपघट्य में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक बैटरी लगी हुई है। ठीक। जैसे ही इस बैटरी से हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो यही वैद्युत अपघट्य जो है वो ऐसे सोडियम के प्लस मॉलिक्यूल में और क्लोरीन के माइनस मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। ठीक। यानी इसका वैद्युत अपघटन हो जाएगा। क्लियर है? मैंने आपको वैद्युत अपघटनीय सेल पढ़ाई है, वहाँ पर इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है कि कैसे वैद्युत अपघटन होता है। अब इन दोनों का क्या हो गया? वैद्युत अपघटन हो गया। जैसे ही वैद्युत अपघटन होगा तो इस वाली कैथोड वाली छड़ के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से कि माइनस का चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है प्यारे बच्चों? माइनस का। ठीक। और एनोड वाली छड़ पे अगर हम बातचीत करें तो चार्ज कैसा होता है? प्लस का होता है। ठीक। इसलिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको जो क्लोरीन है इसके ऊपर चार्ज कैसा है? माइनस का, तभी जाकर के ये इस प्लस वाली छड़ से चिपकी है आकर के। बात समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर देख लीजिए कि इस वाली छड़ के ऊपर चार्ज कैसा है? माइनस का, इसलिए इसके ऊपर कौन चिपका आकर के? सोडियम का धनायन चिपका आकर के। ठीक। तो बस यही बात आपको बतानी है कि यहाँ इस बैटरी से कितनी विद्युत धारा निकली, इस वैद्युत अपघट्य में कितनी धारा यहाँ पर प्रवाहित हुई, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना इस तरीके से सोडियम और क्लोरीन ये कितना जाकर के इस तरीके की एनोड और कैथोड यानी इस तरीके की इलेक्ट्रोड में चिपका है जाकर के। इन चिपकने वाली मात्रा को या एकत्रित जो मात्रा हुई है इन्हीं के बीच में इन्होंने क्या बताया है? एक संबंध बताया है जिसके 2 नियम दिए इन्होंने। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर जो कहानी है फैराडे के विद्युत अपघटन की वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक। अब हम लोग शुरू करते हैं इसके पहले और दूसरे नियम के बारे की कहानी। तो अगर हम आपसे बता दें तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है फैराडे का प्रथम नियम। अब फैराडे ने अपने प्रथम नियम में क्या बताया था? तो कह रहा है कि विद्युत अपघटन में, यानी जैसे ही आप इसको एक बैटरी से जोड़ोगे,
जैसे ही आप इस NaCl को एक बीकर में भर करके ऐसे 2 इलेक्ट्रोड डुबो करके एक बैटरी से जोड़ोगे तो कह रहा है क्या कि विद्युत अपघटन में एनोड तथा कैथोड पर, अब आप ध्यान से देखो ये जो छड़ आपको दिखाई दे रही है इस छड़ का नाम क्या है, एनोड है। तो कह रहा एनोड तथा कैथोड, अब ये वाली जो छड़ है इसका नाम क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो कह रहा एनोड तथा कैथोड पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा, क्या कह रहा है, एनोड तथा कैथोड पर। अब कौन चिपक रहा है एनोड पर, तो आप भी देख पा रहे होंगे यहाँ से क्लोरीन चिपक रहा है, और अगर कैथोड पर कौन चिपकने का काम कर रहा है तो आप देख पा रहे होंगे सोडियम चिपक रहा है। तो कह रहा है ये कितना चिपक रहा है, यानी कितनी मात्रा में चिपक रहा है, ये बात आपको बतानी है। तो वही कह रहा है आपसे क्या कि एनोड तथा कैथोड पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा जलीय विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, जलीय विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, ठीक है ना। यानी अब जितनी भी यहाँ से करंट आया है इस विलयन में उसकी मात्रा और एनोड और कैथोड पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, एक बार दोबारा फिर से पढ़ लो डेफिनेशन को ध्यान से। कह रहा विद्युत अपघटन में एनोड तथा कैथोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में या जलीय विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसका फॉर्मूला बनाते हैं, फिर इसी के जस्ट बाद में हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चों। जरा ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि एनोड तथा कैथोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, तो एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा को हमने लिख लिया W से। कह रहा है ये समानुपाती होती है, ये समानुपाती होती है तो किसकी, जलीय विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के। हमने यहाँ पर भी विद्युत धारा को लेकर लिख लिया हमने Q यानी आवेश को लेकर के, ठीक है ना। इतनी कहानी समझ सकते हैं आप, क्योंकि जहाँ आवेश होगा वहीं आपको धारा भी देखने को मिलेगी, क्लियर। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हम आपसे कह दें यहाँ से क्या कि W, अब समानुपाती का चिन्ह हटाया और हमने कहा यहाँ पर लिख लो बराबर का चिन्ह, क्या लिख लो, बराबर। तो जैसे ही आप बराबर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर एक तुल्यांक देखने को मिलेगा Z, क्या मिलेगा, Z, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अभी मैं बताऊंगा सब कुछ, ठीक। तो Z और इंटू में आप देख पाएंगे क्या मिल गया हमें, Q मिल गया। तो ये कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक। और अगर मैं थोड़ी सी बातें आपको बताऊं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा Q बराबर I इंटू में T, ये आपको फिजिक्स में भी बहुत पहले सिखाया गया होगा कि Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, यानी आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखना। तो अब अगर मैं थोड़ी सी और कहानी आगे बढ़ाऊं तो मुझे मिलेगा W बराबर Z इंटू में I इंटू में T, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर और आपको बताना चाहूँ कि Z बराबर यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे E/F, क्लियर है कि नहीं है। जहाँ पर F आपको पता है ये एक फैराडे नियतांक होता है, इसकी जो वैल्यू होती है सबको पता है 96,500, क्योंकि मैंने कल ही इसके बारे में डिटेल में बातचीत करी थी। ये बताओ जरा यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या, मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक की कहानी बहुत ही आसान है, ठीक है ना। Z बराबर क्या लिखेंगे आप, E/F। तो अब मैं कहूँ यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाकर लिख दीजिए तो आप दिखेंगे कि W बराबर Z की जगह पे आप लिखना पसंद करेंगे क्या, जरा ध्यान से देखिएगा तो आप देखेंगे कि E क्या दिखेगा आपको, E/F, ठीक है ना, और इंटू में क्या है I और इंटू में क्या है T, ठीक। फाइनली फॉर्मूला ये निकला तुम्हारा, यही निकला, ठीक। इसी से आपको न्यूमेरिकल बनाने हैं, इस फॉर्मूले को आप जल्दी से याद कर लीजिए तो हम आगे की कहानी समझें। अब जरा यहाँ पर समझना कि यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जो है ना उनको समझ लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है W, तो ये W क्या है, तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, बोलो साथ में, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, बोलते जाया करो साथ में तभी मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक। इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं, पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी कहानी समझते हैं। अब दूसरी कहानी ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, Z, क्या दिख रहा है, Z। तो Z के बारे में अगर हम बातचीत करें तो आपको ध्यान रखना Z जो है ये होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, बोलो साथ में, क्या बोलोगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। और थोड़ी सी कहानी आगे चलते हैं। तो अब हमको यहाँ पर दिख रहा I, तो सबको पता है जो I होता है ये होती है वैद्युत धारा, क्या होती है तुम्हारे यहाँ पर, वैद्युत धारा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, तो I जो है ये एक विद्युत धारा होगी, और विद्युत धारा जो है ना आपको लिखना किस में होगा, तो आप ध्यान रखना एम्पियर में, ठीक है ना। विद्युत धारा का मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, और कुछ चीज़ें हैं ना उनको भी लिख लेते हैं।
कहानी तभी बनेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ना, देख लेना। अब अगली जो कहानी है वो आपको दिख रही होगी टी की, ध्यान से समझ लो, किसकी कहानी दिख रही होगी आपको, टी की कहानी दिख रही होगी, ठीक है ना। तो अगर हम टी बराबर बताएं तो आप सबको पता होना चाहिए जो टी होता है ये क्या होता है, समय। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो ध्यान रखना कि समय हमेशा किस में लिया जाएगा, सेकंड में। अगर मिनट में देता है, घंटे में देता है, तब भी आप कन्वर्ट करके किस में लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे, ये बात ध्यान कर लीजिए, ठीक। अब एक चीज़ और बची यहाँ पर ई, तो अगर हम ई के बारे में आपको बताएं तो ई क्या होता है ये बात आप बता दीजिए, ठीक। तो ई हमने बहुत पहले पढ़ाया था आपको, अगर याद आ रही हो नॉर्मलता, अगर आपको नॉर्मलता याद आ रही हो पहले चैप्टर में, तो हमने वहाँ पर पढ़ाया था आपको कि ई जो होता है ये हमारा होता है तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या होता है, तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक। और हमने आपको वहाँ पर तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना भी सिखाया था। तो अगर हम आपसे थोड़ी सी और बातें करें कि तुल्यांकी द्रव्यमान यानी ई का मान निकाला कैसे जाएगा, तो ई का मान निकालने के लिए मुझे पता है अच्छी तरीके से कि हम लोग क्या करते थे वहाँ पर, अणुभार बटे में एक्स फैक्टर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्या करते थे, अणुभार बटे में एक्स फैक्टर। एक बारी निकाल के देख लो ताकि जब न्यूमेरिकल कराऊं तो आपको कोई समस्या ना हो, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है आपको नॉर्मलता की पूरी कहानी समझ में आ तो गई होगी, लेकिन अभी आपको याद नहीं होगा इस समय, समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है ना कि आपकी हरकतें मैं इसी तरीके से जानता हूँ कि आप किस तरीके के हो, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखो थोड़ा सा कि वहाँ पर मैंने क्या बताया था, अणुभार बटे में एक्स फैक्टर। अब जैसे मेरे पास में एग्जाम्पल है क्या, H2SO4, क्या है, H2SO4 है। H2SO4 के लिए मैं कह दूँ तुल्यांकी द्रव्यमान निकाल के बताओ, तो अभी आपको समस्या हो जाएगी, मुझे पता अच्छे तरीके से। मैं डायरेक्ट पूछ दूँ जरा तुल्यांकी भार, मतलब इसका H2SO4 का अणुभार कितना होता है, ठीक है। तो आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको पता होगा कि इसका कितना होता है 98, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा, जबकि हमने आपको ये सब अच्छे तरीके से सिखाए थे, कैसे निकाले जाते हैं, कैसे डायरेक्ट याद रखना है, सारी कहानी पढ़ाई थी। अच्छा, एक्स फैक्टर की वैल्यू के लिए भी किसी किसी को बड़ी कष्ट हो रही होगी। हमने आपसे बताया था कि इन दोनों को पहले आप ऐसे इस तरीके से अलग अलग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि आपको माइनस कितने दिख रहे हैं, 2, प्लस कितने दिख रहे हैं, 2, यानी एक्स फैक्टर की जो वैल्यू बनी वो कितनी बनेगी, 2 बनेगी। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, तो 2 से यहाँ से जस्ट डिवाइड कर देना, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 49, ठीक है ना। अगर पल्ले पड़ गया है बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो नॉर्मलता वाली कहानी देखना जा करके, वहाँ पर मैंने इस तरीके से ई का मान निकालना बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। बात समझ रहे हो ना, ठीक। पहला चैप्टर ध्यान से पढ़ लिया होता तो आज यहाँ पर आकर के आपको कोई समस्या नहीं होती मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो इतनी सी कहानी है, जरा देख लो फटाफट, ठीक। और इसके साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको थोड़ा छोटा करे दे रहा हूँ अगर आपको दिख ना रहा हो तो, ठीक है ना। देख लो फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला याद रख लो, W बराबर E/F × I/T, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल बना करके कि कैसे इसका न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। ध्यान से पढ़ लो मेरे बच्चों, ठीक। ये न्यूमेरिकल रहा आपके लिए बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। पेपर में आपको हूबहू ऐसा ही देखने को मिलेगा, समझना, ठीक। ऐसा का ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे करा, कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा, बात सुनना ध्यान से। एक काम करते हैं यार, यहाँ पर मुझे वो उस फोटो की भी जरूरत पड़ेगी, एक काम कर लेते हैं उस फोटो को भी लेकर के आते हैं, जरा सुनना, ठीक है ना, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी यहीं पे कहीं पे सेटल करते हैं आकर के। कहाँ हो प्रभु, दिख जाओ जल्दी से, आ जाओ, ओके। चलिए, है ना, अभी इसका ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक। एक बारी समझने के लिए इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक। इधर साइड में चिपका लेते हैं, फिर देखते हैं इसके बारे की कहानी, है ना। चलिए अब ध्यान से पढ़ लो, पहले क्या कह रहा है आपसे कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक। जहाँ पर आपने क्या लिख रखा है, NaCl लिख रखा कि नहीं लिख रखा, ठीक। मैं कह दूँ इसी NaCl की जगह पे आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ NaCl नहीं है और इस NaCl की जगह पे जो है ना क्या दिया गया है आपको, कॉपर सल्फेट दिया गया है। सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक। आपका जो विलयन है वो किसका है, कॉपर सल्फेट का है। कहानी थोड़ी थोड़ी समझते जाना ध्यान से, मन से, ठीक। एक बार ही समझ के दुनिया भर के न्यूमेरिकल मिलेंगे, चुटकियों में लगा दोगे, ये गारंटी है, ठीक। चलो सुनो, अब क्या है कि कॉपर सल्फेट का विलयन है NaCl की जगह पे। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि इन दोनों को अलग अलग करो तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर कॉपर का 2+ आयन दिखेगा और सल्फेट का 2- आयन दिखेगा। बोलो जरा ध्यान से, क्या ऐसी कहानी नहीं होगी। तो जहाँ पर आपने सोडियम को देख रहे हो ना प्लस वाले को, ठीक है ना, इनको यहाँ से हटाओ, निपटाओ यहाँ से, ठीक। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, बात समझना ध्यान से, ठीक। तो हमें क्या करना है, कॉपर का 2+, ठीक, यानी इस वाली छड़ से जो भी चिपकेगा वो कौन सा होगा, तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कॉपर का 2+, ठीक।
और इस वाली छड़ से जो भी चिपकेगा वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए वो क्या होगा, तो SO4 का 2- होगा। बताओ कोई समस्या किसी को यहाँ तक, है ना? ऐसे ही तो चिपकेंगे जा करके। अब जरा आगे पढ़ते हैं, तो कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा, अब अगर ध्यान से समझो तो धारा को किससे लिखा जाता है, आई से कितनी वैल्यू दे रखी है, तो 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित करना है। ठीक, कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। तो हमने बोला टी का जो मान है वो कितना निकालोगे आप, 10 मिनट। और हमने आपको बहुत पहले बताया बच्चा कि अगर मिनट में दिया गया है तो सबसे पहले आप इसको किस में चेंज करना, सेकेंड में। सेकेंड में चेंज करने के लिए आपने 60 से गुणा करा देना है। बात समझ में आ गई? उसके बाद कह रहा कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान। अब देखो ध्यान से, कैथोड पर कौन चिपकने गया है, कॉपर। बोलो ध्यान से, कैथोड पर कौन चिपकने गया है, कॉपर चिपकने गया है। ठीक है ना? चिपकने से एक बात याद आ गई ना, सैयारा अभी चल रही खूब ट्रेंडिंग में ना, सैयारा मूवी। आप लोगों में से हो सकता है बहुत से लोगों ने देख भी ली हो, है कि नहीं? देखी नहीं देखी किसी ने? हाँ देखी होगी, तो फिर आपको पता चल गया होगा ना कि सैयारा। ठीक, और मुझे लगता है कि यानी ऐसा भौकाल टाइट करके रखा है इस मूवी ने कि लोग तो थिएटर पे ही रो रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनको खुद की अपनी कहानी चल रही है वहाँ पे, है ऐसे चिपके हुए हैं इस मूवी के साथ में, है कि यार ऐसा लगता है कि खुद की कहानी बना दी किसी ने, है कि नहीं? क्या मूवी को देख करके ना अपन कितने मूर्ख हैं ना, अपने सोचो ना ध्यान से ना कि अपन कितने बड़े मूर्ख हैं या कितने बेवकूफ़ हैं कि सबको पता अच्छी तरीके से कि ये जो चीज़ हम देख रहे हैं वो सच में फेक है, उसमें कोई रियल नहीं है, सब कुछ फेक है। ना वो लड़के का प्रेम रियल है, ना उस लड़की का प्रेम रियल है, ना उसकी याददाश्त जाने की कोई उसको, ना तो अल्जाइमर की बीमारी, कुछ भी नहीं है ना। सब कुछ एक फेक तरीके से सेट करके हमको दिखाया जा रहा है और हम उसको देख देख करके रो भी रहे हैं। बड़ी सोचने वाली बात है ना, कितना मूर्ख हो गए, कितने मूर्ख हो गए ना हम लोग। ठीक है, तो ये है सारी कहानी ना कि जब कुछ सब कुछ पता होते हुए भी हम लोग ऐसी गलती करते हैं, क्यों करना है ना? तो अब ध्यान से समझ लो कि कैथोड पर कौन चिपकने जा रहा है, कॉपर चिपकने जा रहा है। ठीक, यहाँ पे चिपको तो ज़्यादा मजा आएगा, समझना है? ठीक, यहाँ पे चिपकोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिलहाल अब कॉपर का कह रहा कितना चिपकेगा जाकर के, उस कॉपर के चिपकने की मात्रा बता दीजिए। यानी चिपकने की मात्रा का मतलब है आपको इस W का मान बताना। बात समझ में आ गई नहीं? आगे ठीक, अब मैं अगर एक बार फॉर्मूला लिखूं, क्या लिखूं, फॉर्मूला लिखूं तो बताना मुझे। मैंने कहा फॉर्मूला हमारे पास में था W बराबर E बटे में F इंटू में I इंटू में T। जरा सोच करके देखो, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको कितने मान दिए गए हैं? ना तो आपको E का मान दिया गया है, ना ही इस F का मान दिया गया है क्या? जरा बोलो। लेकिन पता होना जरूरी है, सबको पता होना जरूरी है। तो सबको पता है कि F का जो मान है वो तो फिक्स है, कितना होता है, 96,500। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब बात आती है किसकी, E की। तो E की कहानी के लिए सुनो जरा ध्यान से कि यहाँ पर चिपकने का जो काम है वो कौन कर रहा है, तो सबको पता है सिर्फ और सिर्फ कौन चिपकने, अच्छा बात चिपक तो दोनों रहे लेकिन बात सिर्फ किसकी हो रखी, कॉपर की। तो अगर मैं कॉपर के लिए E की वैल्यू बनाऊं, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो कॉपर के लिए जो कॉपर का अणुभार होता है वो होता है 63.5। कितना होता है, 63.5। ठीक, अच्छा उसके बाद अगर करना क्या है तो आप ध्यान से देखो, कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है, +2। यही इसकी एक्स फैक्टर की वैल्यू आ गई, 2 से डिवाइड कर देना, बस यहीं पे रुक जाना। बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी? ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। तो जो E की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि हमारे पास में है 63.5/2। अब जरा बताओ कि अब आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई समस्या होगी क्या? मैं थोड़ी और मदद कर देता हूँ, ठीक है ना? बाकी सारा काम आपका ही होगा कि आप अपने घर में ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? खुद से ही सॉल्व करेंगे, बात समझ लो। तो W बराबर, अब ध्यान से देखो, E की वैल्यू लिख दो पहले। E की लिख दिया तो E का मान कितना है, तो 63.5। ठीक, बटे में कितना है, 2। इंटू में ध्यान से देखना, ठीक, इंटू में क्या लिखा है बच्चा, I। ध्यान से देखो क्या है, I की वैल्यू कितनी दे रखी, 1.5 एम्पियर। कितना लिखा हुआ, 1.5। ठीक, मल्टीप्लाई। अब उसके बाद देख लो जरा ध्यान से T, तो T का मान कितना दिया गया है, 10 मिनट। हमने कहा सेकेंड में चेंज कर लो तो आपको दिख रहा होगा 10 × 60। यहाँ पे कितना है, 60 है। ठीक, इस तरीके से नीचे आ जाओ। 2 इंटू में देखो ध्यान से क्या है, F की वैल्यू आपको पता अच्छी तरीके से कितनी है, तो 96,500। क्लियर है कि नहीं? अच्छा थोड़ा सा मैं और आगे सॉल्व करके बता दूं आपको। यहाँ से ये पॉइंट हटाओ, यहाँ से ये पॉइंट हटाओ, नीचे कितना जीरो बना लो, 2 जीरो। अब मैं कहूँ तो 2 जीरो निपटा दो, तो 1 2 1 2, कहानी खत्म। इनकी तो निपट गए। अब कुछ और है क्या जो कर सकता है, देख लो अपने हिसाब से। तो देखो जरा ध्यान से, तो W बराबर निकल कर आ जाएगा 635 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई कितना बचा इधर पे, 6 ही तो बचा। ठीक, डिवाइड करने पे कितना है आपके पास में, 2, और उसके बाद में है 96,500। पूरा का पूरा है भी नीचे, ठीक है ना? इस तरीके से ध्यान रखना।
अब आप निपटा लो जो भी आपको जैसा लगता हो। मैंने कहा 2 से निपटा दो, तो 2 से निपटाया, 2 तिया 6, ठीक। 5 से निपटा दो इसको, तो 5 तिया 15, इसको निपटा दो 5 से, तो 5 से काटा तो 5 एकम 5, 4 बचा, 46 हो गया, यानी 5 नमा 45, ठीक। 1 बचा और 15 हो गया, यानी कि 5 तिया 15, ठीक। और ये दोनों जीरो बना लो, ठीक है ना। अब क्या हो सकता है, कटेगा कुछ जुगाड़ है क्या कहीं पे? मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, W बराबर 3 त्रिका 9, यानी 635 मल्टीप्लाई 9 और डिवाइडेड बाई 19,300, ठीक। ये वैल्यू है, इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। बस यही मात्रा आपकी निकल आएगी, चिपकने वाली मात्रा। एक बारी ज़रा ध्यान से देख लेना, कैलकुलेट कर लेना, गुणा करा लेना, ठीक, भाग करा लेना, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पल्ले पड़ गई होंगी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बातचीत करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम के बारे में। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास में लिखा है फैराडे का द्वितीय नियम। क्या लिखा है? फैराडे का द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में, अब देखो जरा ध्यान से, अभी आपने देखा कि एक ही था यहाँ पर, ठीक। अब मैं कह दूं ऐसे ही अलग अलग दुनिया भर के 2, 3, 4 जितना मन करे सबको किस में जोड़ दो, श्रेणी क्रम में जोड़ दो, कुछ ऐसे। ध्यान से देख लो, ठीक। मैं एक चित्र बना के दिखा दूं छोटा सा आपको थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया, मैंने ऐसे 3 ले लिए, ठीक। अब इन सब में आपको क्या करनी होती है, छड़ डुबोनी होती है, ठीक। इस तरीके से डुबो दी, इसमें भी आपको 2 छड़ डुबोनी है, इसमें भी वही सेम कहानी है, इसमें भी वही सेम कहानी है, और इधर भी वही सेम कहानी है कि नहीं, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, क्लियर। अब हमने कहा एक यहाँ पर आप क्या कर दो, बैटरी लगा दो, एक यहाँ पर आप क्या कर दो, बैटरी लगा दो, ठीक। और फिर इनको आपस में ऐसे ऐड कर दो। बात को समझना ध्यान से, ठीक। इस तरीके से, ये इस तरीके से आपने लिख दिया, समझ में आ रही नहीं आ रही कहानी, ठीक है। तो ऐसे ये सब अब किस में जुड़े हुए हैं, सब के सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो कह रहा जब श्रेणी क्रम में जुड़े भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में, अब इनमें सब में अलग अलग वैद्युत अपघट हो गए। जैसे मैंने यहाँ पर आपसे कह दिया कि इसमें मर दिया हमने, चलो मान लो कॉपर सल्फेट, ठीक। इसमें हमने कह दिया कि हमें दिख रहा है क्या, NaCl। उसके बाद हमने कह दिया यहाँ पर मान लो हमारे पास में है क्या ले लें हम, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट ले लें क्या, जो भी है, ठीक। ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ऐसे 3 अलग अलग आपके पास में वैद्युत अपघट हैं, ठीक। और सबको आपने कैसे जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़ के रखा है, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें दिमाग में समझते चलना, ठीक। फिर क्या, निश्चित समय में समान धारा प्रवाह, अच्छा जितनी भी धारा निकलेगी पूरे के पूरे तीनों वैद्युत अपघट में क्या होगी, बराबर बराबर जाएगी, ठीक। तो ये ध्यान रखना। टाइम भी कह रहा है निश्चित है, कोई समस्या नहीं है। धारा भी कैसी है, समान प्रवाहित हो रही है, कोई समस्या नहीं है। तो कह रहा तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, तो इलेक्ट्रोड पर, अब चाहे इधर इधर की भी कहानी बताते कौन कौन सी, ठीक है ना। तो अब सबको पता, जैसे मैं यहाँ पर अलग अलग करके दिखाऊं तो आप दिखेगा कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कॉपर का 2+ मिलेगा, SO4 का 2- मिलेगा, ठीक है ना। इसकी कहानी समझाऊं तो आप देखेंगे कि सोडियम का आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, और क्लोरीन का क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, ठीक। इसमें इधर आ जाऊं तो मैं आपको दिखाऊं कि Ag के ऊपर क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा, और NO3 के ऊपर क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा, ठीक। अब सबको पता है कौन एनोड है कौन कैथोड है, किसके पास कौन जाएगा, ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। बात समझो ध्यान से, ठीक है ना। तो थोड़ी सी चीजों को मन से समझो, अच्छी तरीके चीजें पल्ले पड़ जाएंगी, क्लियर। अब कह रहा है क्या कि तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होता है, उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ध्यान करके रखना। चलिए, अब जैसे कह दिया आपसे ना कि जो उनका W है वो समानुपाती किसके होगा, उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों, यानी कि उनके E के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, उनके E के बराबर होगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। तो W जो है वो किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, ठीक। ये कहानी है, इंपॉर्टेंट कहानी, ठीक। अब Z का मान भी तो सेम रहेगा सबके लिए, सोच करके देखो ना, Z का मान हो, F का मान हो, ध्यान से देखो, कह रहा समान समय मतलब T भी बराबर है, कह रहा समान धारा है मतलब I भी तो बराबर है, सब कुछ बराबर है सिवाय किसको छोड़ करके, E को छोड़ करके, ठीक है ना। तो ऐसे जाना, तो W जो है वो समानुपाती किसके होगा, E के। अब अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूँ तो मैं बोलूँगा W1/W2 बराबर E1/E2, ठीक है ना। ये निकल कर आ गई वैल्यू बच्चा न्यूमेरिकल की। इसके लिए फॉर्मूला बन गया, ये न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला बन गया। इस बात को अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लो, इससे न्यूमेरिकल बनेगा तुम्हारे एग्जाम में, ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अब
फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे ख्याल से चीज़ें आपको पल्ले पड़ गई होंगी, ठीक है ना। अब स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं आगे आगे इसका एक न्यूमेरिकल भी करा दूँ। ये रहा न्यूमेरिकल, इसका बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, बहुत ही मन से समझना है तुम्हें ध्यान से, ठीक है। तो कह रहा कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। अब हमारे पास देखते जरा ध्यान से, पहले इसको सेट कर लेते थोड़ा सा ऊपर की तरफ, देखो ध्यान से, ठीक। हमारे पास में दो विलयन, एक कॉपर सल्फेट का, दूसरा किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। बात समझना, 2 विलयन है, एक विलयन का नाम है क्या, कॉपर सल्फेट, और दूसरे विलयन का नाम है सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3। क्लियर हुआ, ये 2 विलयन हो गए। कह रहा मैं विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक निश्चित समय में 0.35 ग्राम कॉपर, यानी अगर मैं कह दूं WCU यानी जो कॉपर के चिपकने की मात्रा है वो तुम्हारे एग्जाम पेपर क्वेश्चन में दी गई है 0.35 ग्राम, ओके। उसके बाद कह रहा है और 1.188 ग्राम सिल्वर एकत्रित होता है। अब मैं कह दूं W जो है वो किसके लिए, Ag के लिए ये कितना एकत्रित होता है, तो आपको ध्यान रखना 1.188 ग्राम, ओके। फिर कह रहा है कि यदि सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान, अब तुल्यांकी द्रव्यमान सबको पता होता है क्या होता है, E। अब सिल्वर के लिए है तो मैंने लिख दिया EAG, ठीक। अब कह रहा EAG का जो मान है वो दिया गया है कितना, 107.9, बोलो प्यारे बच्चों क्या दिया गया, 107.9 ग्राम प्रति तुल्यांक, ओके। कुछ इस तरीके से कहानी, ठीक। उसके बाद हमसे फिर क्या कह रहा है, हो तो कॉपर का तुल्यांकी द्रव्यमान, यानी आपको ज्ञात क्या करना है, ECU यानी कॉपर का तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करना। क्या इन मान को आप नहीं लिख पाओगे क्या, अब अगर लिख लोगे तो फिर मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं है, फॉर्मूला लगा दीजिए फटाफट। क्या लगाना है, W1/W2 बराबर E1/E2, क्लियर है कि नहीं है, ठीक। अब आप ध्यान रखना W1 की जगह पर आप लिख दीजिए, आपके पास में क्या दिया गया है, Ag, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, WAG/WCU बराबर E1 की जगह आप लिखेंगे क्या, EAG/ECU, ठीक। और पूछा भी आपसे क्या गया है, ECU यानी कॉपर का तुल्यांकी द्रव्यमान पूछा क्या, मान रख दीजिए जरा। WAG मतलब क्या है, सिल्वर कितना एकत्रित हो रहा है, तो 1.188 बटे कॉपर कितना एकत्रित हो रहा है, तो 0.35 बराबर सिल्वर के लिए तुल्यांकी द्रव्यमान का मान कितना दिया गया, 107.9, कितना दिया गया, 107.9 बटे आपको निकालना किसका मान है, तो कॉपर के तुल्यांकी द्रव्यमान का। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, क्या बोल के देखो जरा, यहाँ तक किसी को कोई समस्या आएगा, मेरे ख्याल से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब अगर समस्या नहीं है तो जरा एक बारी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक। मैंने कहा कि एक काम करो और एक बारी दोबारा लिखा जाए क्या, इसको लिख लेते हैं ना, क्योंकि थोड़ी सी या तो दूर कर दूँ मैं थोड़ा सा इसको, एक सेकेंड रुकना ना, ऐसे कर लेते हैं। अबे क्या हो गया यार, ये बहुत परेशान करता है कभी कभी, तू भाई इधर आ जा, थोड़ा सा इधर आ जा, चलिए ठीक, ऐसे कुछ है ना। अब ध्यान देना, हमने कहा एक काम करो जरा कि ये वाला पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटाएंगे आपको पता नीचे कितना जीरो बनेगा, 3 जीरो। मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटाओ, वो आपको पता ऊपर कितना जीरो बनेगा, 2 जीरो, क्लियर। फिर मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटाओ, नीचे कितना जीरो बनेगा, 1 जीरो बनेगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब मैं कहूँगा कि इनको एक एक दो को निपटा देते हैं, ठीक। तो जरा ध्यान से देखो, 1 2 कट गया, नहीं कट गया, ठीक। अब ये सामने है तो 1 और 1 ये निपट गए। अब कोई जुगाड़ है क्या, मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं दिखता है ना। उधर की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि ECU यानी कॉपर का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर उधर चला जाएगा तो आपको मिलेगा 1079 मल्टीप्लाई 35, ठीक। और बटे में नीचे ये नीचे आ जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 1188। देख लो जरा ध्यान से, क्या इतना ही है क्या, मेरा सोच करके देखो, ठीक है। मेरे ख्याल से तो इतना ही है। अब मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कोई कटेगा भी नहीं, कोई नहीं कटने वाला, ठीक है ना। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप यहाँ से क्या करेंगे, CU का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक। करना कुछ नहीं है, 35 का मल्टीप्लाई करा देना है 1079 के साथ में, ठीक है ना। ये कर तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन टाइम की बर्बादी क्यों ही करना ना, आप इतने समझदार खुद ही हैं पहले से ही ना। तो आप इन दोनों का क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। जब गुणा करा लेना तो फिर देसी तरीके से कैसे, तो ध्यान रखना ऐसे कि 1188 और भाग कर लेना जो भी अंदर तुम्हारी क्या आई हो वैल्यू, ठीक। ऐसे करके काटना ना, तो जो भी आंसर बन जाएगा ECU, ठीक, वही क्या हो जाएगा, कॉपर का तुल्यांकी द्रव्यमान हो जाएगा। बताओ जरा, अभी कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या ना, कोई समस्या नहीं, ठीक। अच्छा जो भी समस्या हो तो हमको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं,
है कि नहीं। ठीक, जो भी आपको प्रॉब्लम रह जाती है कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा ना, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, बशर्ते आपको जिम्मेदारी के साथ में इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, केवल इसका ही नहीं, पिछले वाले न्यूमेरिकल का भी आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिए। अब मेरे ख्याल से आपको फैराडे के दोनों नियम और दोनों नियम से बनने वाले न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से पल्ले पड़ गए होंगे। ठीक है ना, अगर चीज़ें समझ में आ गई अच्छे तरीके से तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में इतनी ही बातचीत करते हैं, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल बनाए रखिएगा और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिएगा अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम को लेकर के। ठीक है ना प्यारे बच्चों।